नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। उज्जैन से बड़ी खबर, जहां नागदा में एक और ठिकाने पर एनआईए ने छापा मारा है। जी हां, रत्नाखेड़ी निवासी राजपाल चंद्रावत के घर पर छापा मारा है। एनआईए की टीम ने योगेश भाटी के ठिकानों पर सर्चिंग जारी है। टीम की दोनों जगहों पर अलग अलग टीम की कार्रवाई जारी है। उज्जैन से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नागदा में एक और ठिकाने पर एनआईए ने दबिश दी। एनआईए की टीम ने छापा मारा है। रत्नाखेड़ी निवासी राजपाल चंद्रावत के घर पर छापा मारा गया। योगेश भाटी के ठिकानों पर सर्चिंग जारी है। दोनों जगहों पर एनआईए की अलग अलग टीमें सर्चिंग कर रही हैं, कार्रवाई कर रही हैं। तो इस समय मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों पर एनआईए ने दबिश दी है और इसी कड़ी में उज्जैन में भी एनआईए की कार्रवाई देखने को मिली। नागदा में एक और ठिकाने पर एनआईए ने छापा मारा है। रत्नाखेड़ी निवासी राजपाल चंद्रावत के घर पर छापामार कार्रवाई हुई है। योगेश भाटी के ठिकानों पर सर्चिंग लगातार जारी है। क्या कुछ अपडेट है इस कार्रवाई को लेकर, वो हम जान लेते हैं। हमारे साथ उज्जैन से अजय पटवा जुड़ गए हैं। उज्जैन से लाइव, आइए उन्हीं का रुख कर देते हैं। अजय, हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में एनआईए की टीम ने दबिश दी है। इसी कड़ी में उज्जैन में भी दो जगहों पर एनआईए की टीम कार्रवाई कर रही है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट इस रेड को लेकर, इस छापेमारी को लेकर? ये देखिए, सुबह से ही ये एनआईए की कार्रवाई जो है लगातार चल रही थी। योगेश भाटी और राजपाल चंद्रावत जी दोनों के ही घर पे जो है एनआईए की टीम सुबह से लगातार जो है दस्तावेज खंगालने में लगी थी और उनके कॉल रिकॉर्ड और फोन में जो डिटेल थी उनको निकालने में लगी हुई थी। फिलहाल जो है लगातार जो है एनआईए की टीम ने कार्रवाई की है सुबह से और कई चीज़ें उनको हाथ लगी है, जिसमें अभी जो ताज़ा अपडेट आया है, जिसमें योगेश भाटी और को जो है एनआईए की टीम ने छोड़ दिया है। फिलहाल उसके यहाँ से जो दस्तावेज मिले थे वो और मोबाइल फोन को जब्त करके ले गई है। साथ ही राजपाल चंद्रावत के यहाँ पे भी जो एनआईए की टीम ने कार्रवाई की है, उनके भी फोन और दस्तावेज जो जब्त करके ले गई है एनआईए की टीम। अब जो है आगे ये देखना होगा कि इनके फोन और जो दस्तावेज जब्त करे हैं इनमें क्या जो जानकारियां हैं जो एनआईए को हाथ लगती है। इसके बाद एनआईए के क्या कार्रवाई कर सकती है इन दोनों पर, ये अब जो है आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा, क्योंकि अभी फिलहाल जो है ताज़ा अपडेट यही है कि इन दोनों को एनआईए ने छोड़ दिया है। इनके सामान बिल्कुल सर्चिंग लगातार जारी है। जांच पूरी होने के बाद ही पता चलेगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आया है। बहुत शुक्रिया आपका अजय, जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं ईडी दफ्तर के बाहर। कांग्रेस नेताओं के यहां छापेमारी का विरोध कांग्रेसी कार्यकर्ता कर रहे हैं। जिस तरीके से हमने देखा था कल, ईडी ने 13 जगहों पर जी हां छापेमारी की थी और उसी का विरोध कांग्रेस का। चलिए, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ माहौल है रायपुर में, वो हम जानेंगे। सीधे रायपुर का रुख करेंगे। देवव्रत भगत हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवव्रत, कल कांग्रेस ने साफ कर दिया था कि प्रदर्शन होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, गंभीर आरोप केंद्र सरकार पर, बीजेपी पर लगे थे। आज सड़कों पर कांग्रेस। जी, ईडी की रेड के बाद एक तरह से कांग्रेस आक्रोशित है और वही उसी आक्रोश का असर जो है वो इस वक्त ईडी दफ्तर के सामने दिखाई दे रहा है। फिलहाल मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि किस तरह का माहौल यहाँ पर है। तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लगातार नारेबाजी चल रही है और एक तरह से सीधे तौर पे इसका आरोप जो है वो बीजेपी पर लगाया जा रहा है कि जो रेड पड़ी है ठीक राष्ट्रीय अधिवेशन से ठीक पहले ईडी जो है वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। ये आरोप कांग्रेसी लगा रहे हैं। इसके पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कल भी प्रदर्शन हुआ और आज भी प्रदर्शनों का दौर चल रहा है। ठीक ईडी दफ्तर में किस तरह की जो सिक्योरिटी है वो मैं अपने कैमरा पर्सन रोहित से कहूंगा कि दिखाएं कि ईडी का जो दफ्तर है वहां पर आप देखिए कि ईडी दफ्तर में जो अधिकारी हैं वो भी बाहर निकले हुए हैं। इसके अलावा सुरक्षा में जो तैनात जवान हैं वो भी यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, क्योंकि कल जो स्थिति हुई थी
कल ये देखा गया था कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था, सुरक्षा में तैनात जवानों के बीच में और प्रदर्शनकारियों के बीच में झुमा झटकी जैसा भी माहौल देखने को मिला था। और इसी एहतियात के तौर पर आज सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई है। प्रदर्शन चल रहे हैं, नारेबाजी चल रही है और एक खास बात यहाँ पर यह भी हो जाती है कि कार्यकर्ता जो है वो एक तरह से आक्रोशित इसलिए भी है कि ईडी की रेड पड़ी है वो केवल कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लेकर के पड़ी है। कुछ लोगों से भी हम बात यहाँ पर करने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर जो प्रदर्शन चल रहा है उसको लेकर के उनका क्या कुछ कहना है, क्या कहेंगे इस पूरे प्रदर्शन को लेकर। जिंदाबाद। तो ये आप देख रहे हैं कि लगातार जो प्रदर्शन है वो चल रहा है। कांग्रेस नेता आकाश तिवारी मेरे साथ है, क्या कहेंगे इस पूरे प्रदर्शन को लेकर। देखिए, आप सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। जब जब जिस स्टेट में चुनाव होता है तो नरेंद्र मोदी जी अपने लोकतंत्र का दुरुपयोग करके वहां ईडी का छापा करवाते हैं। तो डरते हैं कांग्रेस पार्टी से। आज इतना बड़ा अधिवेशन रायपुर छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है, जो लोग प्रमुख समितियों में हैं उन लोगों के यहाँ छापा कर और सिद्ध कुछ नहीं हो पा रहा है। कल रमन सिंह ने पीसी ली। रमन सिंह ये कह रहे हैं कि भाई ईडी को जो दस्तावेज मिला था, तथ्य मिले थे, तथ्यों के आधार पर ये पूरी कार्रवाई। तो जनता के सामने बात रखिए ना, आप प्रवक्ता बन गए हैं ईडी के, तो आप बात रखिए। कल रेड पड़ी, क्या हुआ, किसके पास क्या हासिल हुआ? बस लोगों को परेशान करना है, उनके परिवार के लोगों को हरासमेंट करना है, यही एकमात्र उद्देश्य रह गया है। कल भी प्रदर्शन हुआ, आज भी प्रदर्शन हुआ, तो क्या ऐसे प्रदर्शन जारी रहेंगे? निश्चित तौर पर ये प्रदर्शन तब तक चलेगा जब इस देश से नरेंद्र मोदी की तानाशाही सरकार को हम उखाड़ फेंकने में कामयाब नहीं होंगे। ये प्रदर्शन तब तक चलेगा जब किसानों की आय दुगनी नहीं होगी। ये प्रदर्शन तब तक चलेगा जब नरेंद्र मोदी युवाओं को रोजगार नहीं देंगे और देश की संपत्ति को बचाने के लिए अडानी का जो हेराफेरी है जिसमें नरेंद्र मोदी जी की सहभागिता है वो जब तक जांच नहीं होगी प्रदर्शन चलते रहेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने ली, उसके बाद ये पूरा लगातार प्रदर्शन चल रहा है। बीजेपी भी ये बचाव करी कि भाई ये जो ईडी का रेड पड़ा है उसमें बीजेपी की कोई भूमिका नहीं है, उसके जिम्मेदार खुद कांग्रेस है और कांग्रेसी नेता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में सीधी राजनीतिक लड़ाई लड़ने पर कांग्रेस अक्षम साबित हो गई है। विकलांग हो चुके भारतीय जनता पार्टी के नेता छत्तीसगढ़ में। ईडी भारतीय जनता पार्टी के बी टीम की तरह काम कर रही है और राजनीति बचाने के लिए भाजपा की इस प्रकार दुर्भावनापूर्वक कार्रवाई कर रही है। तो एक तरह से टारगेट करने का आरोप जो है वो कांग्रेस लगा रही है बीजेपी पर और प्रदर्शन अभी लगातार जारी है। बिल्कुल देवराज, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उससे साफ जाहिर होता है कि कितना गुस्सा है कांग्रेस में, कितनी आक्रोशित है कांग्रेस ईडी की कार्रवाई को लेकर। फिलहाल बहुत धन्यवाद देवव्रत आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। चलिए एक बार फिर से हम उज्जैन की बात कर लेते हैं, जहां पर नागदा में एक और ठिकाने पर एनआईए ने छापा मारा है। रत्नाखेड़ी निवासी राजपाल चंद्रावत के घर पर यह कार्रवाई चल रही है। योगेश भाटी के ठिकानों पर भी सर्चिंग जारी है एनआईए की टीम की। दोनों जगहों पर एनआईए की अलग अलग टीमें कार्रवाई कर रही हैं, सर्चिंग कर रही हैं। पूछताछ के बाद दोनों को छोड़ दिया गया है। पूछताछ के बाद दोनों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं एनआईए की टीम ने। तो राजपाल चंद्रावत और योगेश भाटी से एनआईए ने पूछताछ कर दी है और दोनों के मोबाइल जब्त कर लिए हैं। तो उज्जैन में दो जगहों पर एनआईए ने कार्रवाई की, एनआईए ने छापा मारा। रत्नाखेड़ी निवासी राजपाल चंद्रावत के घर पर भी एनआईए की टीम सर्चिंग कर रही है। योगेश भाटी के ठिकानों पर भी सर्चिंग जारी है एनआईए की टीम की। फिलहाल दोनों से पूछताछ एनआईए की टीम ने कर ली है और दोनों के मोबाइल जब्त कर लिए हैं एनआईए की टीम ने। राजपाल चंद्रावत और योगेश भाटी के मोबाइल जब्त हो चुके हैं, एनआईए के पास हैं। दोनों जगहों पर एनआईए की अलग अलग टीमों ने कार्रवाई की। सर्चिंग अभी भी जारी है। हालांकि पूछताछ के बाद दोनों को रिलीज कर दिया गया है, लेकिन दोनों के मोबाइल फोन जब्त कर दिए हैं एनआईए की टीम ने। तो मध्य प्रदेश में एक साथ कई जगहों पर एनआईए की टीम ने कार्रवाई की है और इसी कड़ी में उज्जैन में भी दो जगहों पर, दो ठिकानों पर एनआईए ने छापा मारा है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है वो हम जान लेंगे। सीधे उज्जैन का रुख कर लेते हैं। अजय पटवा हमारे साथ जुड़ गए इस समय। अजय, दोनों से पूछताछ एनआईए की टीम ने कर दी है, लेकिन मोबाइल जब्त कर लिए हैं। अब मोबाइल की जांच होगी कि आखिर उसमें है क्या। जी देखिए, एनआईए की टीम सुबह से ही लगातार कार्रवाई कर रही थी योगेश भाटी और राजपाल चंद्रावत दोनों के यहाँ पे। इसके बाद जो है एनआईए की टीम ने काफ़ी घंटे उन दोनों से पूछताछ करी है, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला केस से जुड़ा हुआ मामला है और
जो गैंग इनकी थी और जो यहाँ पर इनने काफ़ी समय बिताया था जो हत्याकांड के बाद से, तो इसको लेकर जो है एनआईए की टीम यहाँ पर आई थी और जो है कार्रवाई की है। साथ ही जो इनके पास जो पूछताछ के बाद जो है मोबाइल फ़ोन और कुछ दस्तावेज हाथ लगे हैं, जिसको एनआईए अपने साथ लेके गई है। फिलहाल एनआईए ने इनसे दोनों से सख्ती से पूछताछ करी है। अब एनआईए जो फ़ोन मोबाइल जब्त करके ले गई है, उनमें क्या डिटेल इनको मिलती है, क्या ऐसे वार्तालाप हुई है इनके बीच में, इन सबको खंगाला जाएगा। इसके बाद कोई सबूत मिलते हैं या कोई साक्ष्य मिलते हैं तो इसके बाद जो है इन दोनों पर कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल एनआईए ने इन दोनों से पूछताछ करने के बाद इन दोनों को छोड़ दिया है और जो है इनके दस्तावेज और मोबाइल फ़ोन को जब्त करके ले गई है। जी ठीक है अजय, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर केस से तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसी कड़ी में रत्नाखेड़ी निवासी राजपाल चंद्रावत और योगेश भाटी से एनआईए की टीम ने कई घंटों तक पूछताछ की। पूछताछ के बाद उनके मोबाइल फोन जब्त हो गए हैं। मोबाइल फोन की जांच होगी कि आखिर इन फोन्स में है क्या। दोनों जगहों पर एनआईए की अलग अलग टीम ने कार्रवाई की। ये मामला था पिछले साल का जब मैं जेल गया था। किस मामले में आपको जेल की हुई थी? मामले तो थे 3-4 मामले थे काफी। नहीं, इसमें ये आ रहा है कि सिद्धू मूसेवाला की जो हत्याकांड हुआ उसमें भी आपका भी नाम आ रहा था इसमें बीच में, इसलिए पूछना। नहीं, वो नाम आ गया, बाकी अपना कोई मैटर नहीं। नहीं, मामला वो ये भी था कि तो कुछ भी दे सकते हैं। नहीं, वो भी था कि दो आरोपी जो फरार चल रहे थे उनको पे आपने नागदा और उज्जैन में शरण दिलवाई थी यहाँ पे। ना, अपना कुछ मैटर नहीं था ऐसा कुछ। आइए अब बात करेंगे फर्स्ट रिपोर्ट की। देश भर में टेरर फंडिंग और गैंगस्टर के खिलाफ एनआईए की टीम ने दबिश दी है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी एनआईए ने छापा मारा। टीम ने नागदा से योगेश भाटी और राजपाल चंद्रावत को पूछताछ के लिए बुलाया था। पूछताछ उनसे लगातार की है और देश भर में हथियार सप्लाई करने वाले सिकलीगर गैंग पर दबिश दी जा रही है। प्रदेश के खरगोन, धार, भिंड, बुरहानपुर, जबलपुर, मुरैना इलाकों में सर्चिंग जारी है। रेड को लेकर क्या कुछ अपडेट है, एजेंसी के हाथ अब तक क्या लगा है, जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र। एनआईए ने मध्य प्रदेश सहित देश भर में 70 ठिकानों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। खुफिया एजेंसी को इनपुट मिला था कि मध्य प्रदेश के नागदा में योगेश भाटी नाम का स्लीपर सेल एक्टिव है, जिसके कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से हैं। इसका कनेक्शन है कि ये मध्य प्रदेश में अवैध हथियार सप्लाई करते हैं, साथ ही टेरर फंडिंग से जुड़ा हुआ मामला भी है। फिलहाल खुफिया एजेंसी ये पता लगाने में जुटी है कि मध्य प्रदेश में और कितने स्लीपर सेल एक्टिव हैं जो इस तरह की अवैध गतिविधि में शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं पर ईडी की कार्रवाई के खिलाफ पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस आज रायपुर में ईडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रही है। जांच एजेंसी के खिलाफ प्रदर्शन में बड़े नेता शामिल हुए हैं। क्या है कांग्रेसियों का आरोप, क्यों कर रहे हैं हल्ला बोल, समझा रहे हैं संवाददाता देवव्रत भगत। छत्तीसगढ़ में ईडी ने कांग्रेस नेताओं के घर दबिश दी है, जिसके बाद लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी है। कल प्रदर्शन हुआ और आज भी ईडी दफ्तर के सामने प्रदर्शन की तैयारी है। आप देखिए पुजारी पार्क में ये ईडी का दफ्तर है और यहाँ पर एक तरह से ये पूरा प्रदर्शन होगा। प्रदर्शन के पहले किस तरह की तैयारी है पुलिस की, वो भी हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से जो बैरियर्स हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं और इसके अलावा पुलिस जवानों को भी यहाँ पर तैनात किया गया है। बड़ी संख्या में आपको तमाम जो पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर दिखाई देंगे। उनके अधिकारी उनको डायरेक्शन भी दे रहे हैं, क्योंकि कल जो प्रदर्शन हुआ था उस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी देखने को मिली। इसके अलावा ईडी की जहां कार्रवाई चल रही है वहां पर भी ये देखा गया कि कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता पहुंचे और वहां पर भी उनका प्रदर्शन हुआ है। ईडी की कार्रवाई से लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता आक्रोशित हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और आज भी ये प्रदर्शन रायपुर में देखा जाएगा। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। वहीं दुर्ग में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। परीक्षाओं के चलते जिला कलेक्टर ने लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। आदेश के मुताबिक 30 जून तक डीजे और बैंड पर बैन रहेगा। आदेश में और क्या है और उल्लंघन होने पर क्या कार्रवाई की जाएगी, जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मिथिलेश ठाकुर।
आगामी परीक्षाओं को देखते हुए दुर्ग जिला प्रशासन ने ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध आगामी 30 जून तक जारी रहेगा। दुर्ग जिला कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए हैं। इसके तहत यदि कोई को आवश्यक होता है, कोई समारोह होता है, तो उसके लिए नगर निगम, पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन से विधिवत परमिशन लेना पड़ेगा। इस परमिशन के बाद ही उनको ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग करने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन वो भी उसका एक निर्धारित मानक तय किया गया है ताकि जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, उनको कोई भी डिस्टर्ब ना हो। इसी तरह से जब रात के 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक तो ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है ताकि जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनको कोई भी डिस्टर्बेंस उत्पन्न ना हो। दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने सभी से यह आह्वान किया है कि वे इस नियमों का पालन करें ताकि जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको किसी भी तरह का व्यवधान उत्पन्न ना हो। अक्सर ये देखा गया है कि शादी विवाह का सीजन होने के कारण लोग ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करते हैं और यदि कोई भी ऐसे धार्मिक आयोजन होते हैं या कोई ऐसे चुनावी समर जब होता है तो लोग ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग जो है काफी तेज आवाज में करते हैं, जिस वजह से शोरगुल होने की वजह से जो पढ़ाई करते हैं बच्चे, उनको काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। तो इसको देखते हुए दुर्ग जिला प्रशासन सख्त हुआ है ताकि जो आने वाला रिजल्ट है वो बेहतर हो और बच्चों को कोई भी व्यवधान उत्पन्न ना हो। तो लोगों से यही अपील की गई है कि वे इन नियमों का पालन करें ताकि बच्चे प्रभावित ना हो और दुर्ग जिले का जो रिजल्ट है वो बेहतर रहे। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर। छतरपुर में एक शादी समारोह के दौरान पिस्टल लेकर धमकाने वाले युवक पर मामला दर्ज कर दिया गया है। बमीठा पुलिस ने सालिग्राम गर्ग नाम के युवक पर केस दर्ज किया। गर्ग बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का भाई है। दावा किया जा रहा है कि वीडियो में पिस्टल लहरा रहा युवक सालिग्राम गर्ग है। क्या है पूरा मामला, समझा रहे हैं संवाददाता नरेंद्र परमार। बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई सालिग्राम गर्ग पर पुलिस द्वारा मामला दर्ज करने का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि 11 फरवरी की रात्रि में सालिग्राम गर्ग द्वारा गड़ा गांव में एक शादी समारोह में जाकर मारपीट करते हुए हंगामा किया गया था, जिसके बाद यह हंगामा भरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और वीडियो सामने आने के बाद पुलिस द्वारा इस पूरे मामले की जांच की गई और जांच में पीड़ित परिवार द्वारा शिकायत के बाद पुलिस ने बमीठा थाना में मामला दर्ज किया है। आईपीसी की धारा 294, 323, 427, 506 सहित अनुसूचित जनजाति अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई सालिग्राम पर मामला दर्ज कर पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। नरेंद्र सिंह परमार, न्यूज़ 18 छतरपुर। मध्य प्रदेश में नई शराब नीति को शिवराज कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। नई नीति में शिवराज सरकार ने प्रदेश के सभी अहाते शॉप बार बंद करने का फैसला किया है। फैसले के बाद प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में सभा का आयोजन कर सीएम शिवराज को धन्यवाद दिया जाएगा। अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। समझिए संवाददाता वासु चौरे से। प्रदेश में जारी शराब पर सियासत के बीच सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश के सभी आहातों को बंद कर दिया है। सरकार का तर्क है कि इससे कई सारे हादसे रुकेंगे, क्योंकि लोग जब आहातों में बैठकर शराब पीते थे और शराब पीने के बाद वाहन चलाते थे, उसमें एक तो रोड एक्सीडेंट का खतरा होता था और वहीं कई असामाजिक तत्व शराब पीने के बाद महिलाओं के साथ छेड़खानी भी करते थे। अब सरकार अपने इस नए फैसले को, नए प्रावधान को जनता के बीच ले जाना चाहती है और इसलिए आज बड़े पैमाने पर प्रदेश के सभी 413 निकायों में सीएम शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद ज्ञापित किया जाएगा। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इसको लेकर अपील की है। इससे साफ समझा जा सकता है कि सरकार ने जो फैसला किया है अब उसको व्यापक तौर पर बीजेपी जनता के बीच भुनाने की भी कोशिश करने में जुट गई है। बीजेपी और खासतौर पर महिला जो बीजेपी की जनप्रतिनिधि है वो इन कार्यक्रमों में शामिल होंगी और लोगों को नई शराब नीति से होने वाले फायदों के बारे में बताया जाएगा। खासतौर पर इसको महिला सुरक्षा से जोड़कर
लेकर बीजेपी प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये चुनावी साल है और चुनावी साल में इस पूरे मसले को लेकर जमकर सियासत भी देखने को मिली थी। उमा भारती जो बीजेपी की ही एक फायर ब्रांड नेता मानी जाती हैं, उन्होंने ही कई मौकों पर सरकार पर शराब को लेकर सवाल खड़े किए थे, लेकिन जब से नई शराब नीति आई है उमा भारती भी खुश है और उन्होंने तमाम फैसलों की तारीफ की है, जिसमें विशेष रूप से ये बात भी है कि धार्मिक और शैक्षणिक क्षेत्रों के आसपास शराब की दुकानें अब नहीं होंगी। तो वहीं कांग्रेस का रुख जो है वो अभी भी हमलावर नजर आ रहा है। नई शराब नीति आने के बावजूद कांग्रेस ने पूर्ण शराबबंदी की मांग की है और विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि जब बिहार में हो सकती है शराबबंदी और सरकार की सचमुच मंशा है कि समाज को नशे की लत से बचाया जाए, तो पूर्ण शराबबंदी क्यों नहीं होती? सिर्फ आहतों को बंद करने का एक झुंझुना क्यों जनता को हर बार थमा दिया जाता है? बहरहाल देखना होगा कि जनता तक बीजेपी अपनी बात ले जाने में कितनी सफल होती है और कैसे ये जनता को बता पाती है कि शराब को लेकर सरकार ने जो नए प्रावधान किए, नए फैसले किए हैं, वो वाकई समाज के हित में है, या फिर एक बार फिर कांग्रेस अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने में कामयाब होती है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहसिन खान के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। इंदौर के पब्लिक ग्रीन बॉन्ड की आज लिस्टिंग हुई। सीएम शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में एनएसई में लिस्टिंग कार्यक्रम हुआ। आपको बता दें कि ग्रीन बॉन्ड का पब्लिक इश्यू जारी करने वाला इंदौर देश का पहला शहर है। स्वच्छ शहर इंदौर ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में पहल करने वाला पहला नगर निगम बन गया है। आज नगर निगम के ग्रीन बॉन्ड की नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग हुई। इस समारोह में सीएम शिवराज सिंह चौहान, सांसद शंकर लालवानी, मेयर पुष्पमित्र भार्गव समेत नगर निगम के एमआईसी के सभी सदस्य मौजूद रहे। हालांकि 10 फरवरी को ये बॉन्ड जब जारी हुआ था तो टारगेट 244 करोड़ का था, लेकिन 14 फरवरी को जब ये बॉन्ड बंद हुआ तब इससे 720 करोड़ रुपए आ गए। इस राशि से इंदौर को जल लाने वाले जलूद में एक सोलर पावर स्टेशन बनेगा, जिससे नगर निगम को 6 करोड़ रुपए महीने की बचत होगी। कैमरामैन डगलस के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज 18 इंदौर। इसी के साथ ही फर्स्ट रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।